अच्छा इंचियन वाले बघा. गुड मॉर्निंग. एक बार एनसीटी बता दीजिए. एनसीटी का मतलब होता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र. देखिए, जब तक सब लोग ऐड हो रहे हैं हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं. हमने स्टार्ट किया था आपका भारत का भूगोल में, ठीक है, क्षेत्रफल से. भारत का जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है. हमसे आगे कौन कौन देश हैं? तो आगे के जो 6 स्थान हैं, पहला रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है और ऑस्ट्रेलिया है. हम 7वें स्थान पर हैं. टोटल एरिया कितना है हमारा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. पूरे वर्ल्ड का अगर देखा जाए जितना भी स्थल भाग है या जो भी पूरा क्षेत्रफल है तो उसका 2.4% हमारे भारत का है. ठीक है. दो चीजें बताई थी कि हमारे पृथ्वी को एक रेखा है जो 2 गोलार्धों में बांटती है, जिसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं और इसको 0 डिग्री बोला जाता है. तो 0 डिग्री लैटिट्यूड, इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है. इसके ऊपर का जो भाग होता है ये वाला, ये उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है. नीचे वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है. अगर हम इस भूमध्य रेखा के समानांतर लाइन खींचते जाएं, हर एक डिग्री पर खींचते जाएं, एक एक डिग्री पर खींचते जाएं, तो टोटल हमारी कितनी लाइनें मिलेंगी? 89. 89 लाइन मिलेंगी रीजन, क्योंकि 90 जो होगा हर एक डिग्री वाला, 1 डिग्री 2 3 4 5 6 वाला, तो 90 डिग्री पॉइंट हो जाएगा.
वो कोई एक सर्कल नहीं बनाएगा, ये होगा। तो टोटल लाइन ऐसी ही ऊपर 89 होंगी, नीचे होंगी 89। तो 89 अक्षांश रेखाएं होती हैं, ऊपर भी 89 होती हैं, और एक भूमध्य रेखा होती है। तो टोटल लैटिट्यूड कितने होते हैं? 181 -2। 181 वो है जब 90 90 दोनों ऐड किया जाता है, बट एक्चुअल में वो क्या होंगे, ये दोनों हटाने पड़ेंगे 90 वाले, तो 179 होंगे आपके। ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहते हैं तो ग्रेट सर्कल किसे बोलते हैं? ग्रेट सर्कल बोलते हैं जो भूमध्य रेखा को मिलाकर ड्रॉ किया जाता है। तो ग्रेट सर्कल या महान वृत्त, महान वृत्त कौन होता है? जो इक्वेटर से मिलाकर बनाया गया होता है, उसे ग्रेट सर्कल बोला जाता है। ठीक है। जो पोल्स को मिलाती हैं, देखो ये तो ऐसे आपका खींचा गया था हॉरिजॉन्टल। जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है वो कहलाती है देशांतर, यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखा। बीचों बीच पृथ्वी को दो भागों में बांट दे वर्टिकली, एक तरफ इसके पूर्व हो जाएगा ईस्ट, एक तरफ इसके हो जाएगा वेस्ट। तो वर्टिकली जो रेखा बांट देती है उसे बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक वैसा ही जैसे ऊपर ये पैरेलल वाली रेखा ने बांटा था, तो वो भूमध्य रेखा थी, 0 डिग्री अक्षांश था। लेकिन जो वर्टिकली वाली लाइन इसको बांटती है उसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ग्रीनविच लाइन, जो कि लंदन से होकर जाती है। तो ग्रीनविच लाइन हो गया आपका प्रधान याम्योत्तर रेखा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा, ग्रीनविच लाइन सब इसको बोलते हैं। जिस तरह से भूमध्य रेखा के ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और ये नीचे का दक्षिणी कहलाता है, उसी तरह से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ईस्ट वाला पूर्वी देशांतर कहलाता है और वेस्ट वाला पश्चिमी देशांतर कहलाता है। ये बातें हमने आपको बताई थी। दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? दो अक्षांशों के बीच 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर एक एक डिग्री पे ड्रॉ की गई है तो दो अक्षांशों के बीच लैटिट्यूड के बीच 111 किलोमीटर होता है, जबकि दो लॉन्गिट्यूड के बीच कितना होता है? वर्टिकल वाली लाइनें अगर देखें ये, तो इनके बीच मैक्सिमम कितना होता है? तो 111.33 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा ही, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने भारत के अक्षांशीय विस्तार पर। भारत कहाँ लाई करता है? आपको बताया था कि भारत नॉर्थ गोलार्ध में करता है, उत्तरी गोलार्ध में, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में, साउथ में नहीं आता ये। क्यों? नीचे भूमध्य रेखा है, भारत इसके ऊपर है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है। लेकिन जब अक्षांश और देशांतर दोनों से डिनोट किया जाता है तो हमें उत्तरी गोलार्ध ही बताना पड़ेगा। एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पर है भारत की, तो क्या बोलेंगे इसे? ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, तो हम इसे कहेंगे उत्तर पूर्व, उत्तरी पूर्वी इधर होगा। तो ये डायरेक्शन बनेगी उत्तरी पूर्वी की, भारत की। क्यों? हम दोनों से डिनोट करते हैं, अक्षांश और देशांतर दोनों। जब अक्षांश की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा, होगा तो उत्तर पूर्व में बसता है वो। ठीक है ना, यहाँ पर होता है। इसका पूरा विस्तार हमने बताया था कि लैटिट्यूड के हिसाब से क्या विस्तार था इसका, 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये कहाँ से लिया गया है? ये अंडमान से लिया गया है, जो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि वो भी हमारे भारत का ही पार्ट है। ये कौन सा पॉइंट है? ये इंदिरा कौल है। इंदिरा कौल कौन सा है? जो आपका लद्दाख में पड़ता है पॉइंट, नॉर्दर्न पार्ट। देशांतरी विस्तार गुजरात से लिया जाता है, गुहार मोती से। गुहार मोती से ये कहाँ पड़ता है? किबिथू। ये हमने आपको दिखाया था भारत का जो विस्तार था। तो टोटल विस्तार हमारा एक ये है 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर नीचे यहाँ तक, ये वाला पूरा। और यहाँ से यहाँ तक था आपका 97 डिग्री 25 से इधर 68 डिग्री। ये गुहार मोती पड़ रहा था, ये केबिथू पड़ रहा था। इसी तरह से इन पॉइंट को बोला क्या जाता है? सबसे नॉर्दर्न पार्ट या नॉर्दर्न पॉइंट किसे बोलते हैं? उत्तरी पॉइंट, इंदिरा कौल। सबसे साउदर्न पॉइंट अगर पूरे भारत के लिए लिया जाएगा तो फिर इंदिरा पॉइंट कहा जाएगा, लेकिन अगर मुख्य भूमि ली जाएगी तो कन्याकुमारी कही जाएगी। सबसे पश्चिमी गुहार मोती या गौर माता, जो गुजरात में पड़ेगा, और सबसे पूर्वी केबिथू पड़ेगा। तो ये पॉइंट हमने आपको डिफाइन किया था, ये डिनोट किया था भारत के लिए कि कहाँ पर भारत लाई कर रहा है, भूमध्य रेखा से ऊपर है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई सबको। फिर थोड़ी सी बात हम लोगों ने डिस्टेंस की थी कि ये जो विस्तार है पूरब से पश्चिम भारत का कितना है? 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितना है टोटल? 3214 किलोमीटर, 3214। आई होप कि ये वैल्यू अब तक आपको याद हो चुकी होंगी सारी। ठीक है। भारत के बीचों बीच से एक कर्क रेखा होकर जाती है। क्या पोजीशन है इसकी? 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्यों? भूमध्य रेखा नीचे है इसके, अभी बताया था आपको, भूमध्य रेखा नीचे से जाती है, भारत इधर कहीं लाई करता है, कर्क रेखा इसके बीच से होके जाती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की अगर सिचुएशन देखोगे तो 23.5 डिग्री पड़ेगी। और किधर पड़ेगा? वो नॉर्थ में पड़ेगा, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में। पॉइंट
तो यहां से हमने देखा, अच्छा ये बताया था कि जो कर्क रेखा है वो किन किन राज्यों से जाती है। तो आपको बताया था कि इधर आपका क्या पड़ेगा, गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी पड़ेगा, इधर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, झारखंड पड़ेगा, वेस्ट बंगाल पड़ेगा, फिर इधर आपका त्रिपुरा पड़ेगा, मिजोरम पड़ेगा। तो ये आपके करीब करीब 8 राज्य थे जो कर्क रेखा से होकर जा रहे थे। ठीक है ना, इसकी बात की थी हमने आपसे। ओके, तो ये सारी पोजीशन आपको क्लियर हो गया था, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ कहाँ से होकर वो जाता है। ओके, ग्रेट सर्कल किसको बोलते हैं, तो ग्रेट सर्कल जितने भी इक्वेटर हैं, इक्वेटर वाला सर्कल और जो भूमध्य रेखा वाला सर्कल था वो, और कौन, देशांतर। अक्षांश वाले में केवल एक ही सर्कल है जिसको ग्रेट सर्कल बोला जाता है, वो इक्वेटर वाला। लेकिन देशांतर में जितने सर्कल बनते हैं वो सारे के सारे आपके क्या बनते हैं, ग्रेट सर्कल बनते हैं। तो इस तरह से हमने ग्रेट सर्कल को डिफाइन किया था। ठीक है, आपको ये बताया था कि अगर 0 डिग्री वाला लाइन, ये 0 डिग्री देशांतर था, 0 डिग्री देशांतर से अगर हम पूर्व की तरफ चलते हैं इधर, तो समय हमेशा आगे रहेगा, यानी कि यहाँ पर जो समय होगा उससे समय आगे होगा। मतलब अगर यहाँ 5 बज रहे हैं शाम के, तो इधर पे इस साइड जाओगे तो 6 बजेगा, 7 बजेगा या 8 बजेगा। लेकिन अगर वेस्ट की तरफ किसी कंट्री की तरफ चलते हो, जैसे अमेरिका साइड जाओगे, तो फिर इस समय से वो पीछे होगा, यानी अगर यहाँ पे 5 बज रहा होगा तो इधर 4 बज रहा होगा या 3 बज रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका, तो जब वेस्ट की तरफ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीनविच लाइन के जब हम वेस्ट में जाते हैं तो समय पीछे होता है, और जब ग्रीनविच लाइन के हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो समय आगे होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ से आपका स्टार्ट किया था मानक समय से, जिससे हम लोग पता करते हैं। एक लंदन वाला जो था मानक समय, जिसको जीएमटी मीन टाइम कहा जाता है, और भारत वाला जो था वो आईएसटी था। दोनों में समय का गैप कितना होता है, 5.5 घंटे। मतलब हमारा जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होके जाती है, आपके मिर्जापुर, नैनी, जो वहां से होके जाता है। ठीक है ना, राज्य कौन कौन से बताए थे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरता है ये। और ग्रीनविच लाइन कहाँ से जाती है, लंदन से जाती है। दोनों में समय का गैप कितना है, 5.5, यानी लंदन में जो समय हो रहा होगा उस पर, उसके रिस्पेक्ट में अगर भारत में देखोगे तो 5.5 घंटे हमारा समय आगे होगा। ठीक है ना, ये बातें हमने आपसे की थी, ये वो समझा चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व जाएंगे तो आप समय जीएमटी से आगे रहेगा, और पश्चिम में जाएंगे तो जीएमटी से पीछे रहेगा। हर 1 डिग्री देशांतर घूमने में समय 4 मिनट का अंतर आता है, ये हम निकालना बता चुके हैं। और अगर 15 डिग्री का देशांतर आ गया, तो ऐसे स्थान है जिनमें 15 डिग्री का गैप आ गया, तो 1 घंटे का समय चेंज हो जाएगा। न्यूमेरिकल किया था हमने, आपको बताई थी चीजें कैसे करनी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आए थे तो अपने पॉइंट्स पर आए थे, ये सारे पॉइंट हम पीछे समझा चुके हैं, अभी भी आपको सिंपल से सब याद हो चुके होंगे। इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पड़ता है, ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट आपका इंदिरा कॉल, आपको लद्दाख में बताया था, सियाचिन ग्लेशियर, गौर माता आपका, ठीक है, गुजरात में, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। केप कोमोरिन वो जगह बताई थी जहां पर तीनों मिलते हैं, ये कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम विस्तार आपको समझा चुके हैं, 2933, नॉर्थ से साउथ आपका 3214 किलोमीटर। सीमावर्ती देश की बात हो रही थी, पड़ोसी देशों की, तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर, जो एक्चुअल है। अप्रोक्सीमेट में अगर लेंगे तो 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा जो समुद्र से लगी हुई है, द्वीपों को मिलाकर, यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान सबको कंसीडर करके 7,516.6 किलोमीटर। फिर आपसे हमने देश के बारे में बताया था, कौन कौन से कितनी बाउंड्री है, ये वैल्यू अब तक रट जानी चाहिए थी आपको। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाते हैं, 4,096.7 किलोमीटर की। पाकिस्तान 3323, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106। सबसे कम 106 है अफगानिस्तान का, सबसे ज्यादा है बांग्लादेश का। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है, इंडिया पाकिस्तान। मैकमोहन किसके बीच है, इंडिया चाइना। और डूरन लाइन किसके बीच है, इंडिया अफगानिस्तान। अध्यारोपित लाइन उसे कहा जाता है जो किसी बाह्य शक्ति ने बनाया हो, जैसे कि हमारे लिए जो रेड क्लिफ लाइन है वो अंग्रेजों ने डिसाइड किया था, जो सर रेड क्लिफ थे, इस वजह से वो अध्यारोपित कहा जाता है। भारत श्रीलंका जो है किससे अलग होता है, पाक जल संधि से होता है। ठीक है, जल संधि का एक शब्द होता है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट कहा जाता है। स्ट्रेट क्या होता है कि जब दोनों तरफ जल हो, मतलब अगर इस तरफ भी जल है, मतलब एक समुद्र समझ लो या ओशन समझ लो, दूसरी तरफ भी ओशन है, ठीक है, या जल है, केवल ओशन नहीं हो सकता, कोई और भी हो सकता है। इन दोनों के बीच में जब कोई रास्ता बन जाता है, ये रास्ता भी जल का ही होता है, इसी को जल संधि कहा जाता है।
जैसे अगर आप इंडिया का देखेंगे मैप, तो इंडिया के मैप में आपका श्रीलंका वाला जो पार्ट है, ये वाला श्रीलंका, और भारत का तमिलनाडु, तो इधर हमारा सागर भी तो है, यहाँ पे कुछ दूर तक हमारे सागर का पार्ट होता है, तो ये जल क्षेत्र हो गया, और इधर श्रीलंका का जल क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर एक संधि है, यहाँ पे एक लाइन जल की बनी है, यही पाक जल संधि है, जिसको पाक स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट वो होते हैं जो दो जलों को ही जोड़ते हैं, ठीक है। चैनल क्या होते हैं, जैसे चैनल शब्द आप सुनते हैं, तो चैनल अलग चीज होता है। चैनल क्या होता है कि एक तरफ लैंड होगा, जमीन होगी, ठीक है, और दूसरी तरफ भी जमीन होगी, इन दोनों के बीच जब जल का रास्ता बनता है, जलीय रास्ता बनेगा, तो यही चैनल कहलाता है। यानी अगर आपको इस भूमि से दूसरे वाले भूमि पे जाना होगा, तो इस जल को पार करना होगा। जैसे आप इसको अंडमान मान लो, ठीक है, नीचे आपका निकोबार हो गया, तो अंडमान और निकोबार, अगर कोई अंडमान से निकोबार जाना चाहता है, इस जल को पार करेगा, क्योंकि द्वीप थोड़ा दूरी पर है। तो अब वहां से अगर वो पार करता है, तो उसने इस चैनल को पार कर दिया। ये कौन सा चैनल होता है, ये 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो अगर हम कहें कि अंडमान और निकोबार के बीच कितने डिग्री का चैनल है, तो 10 डिग्री का चैनल है। ऐसे ही कई सारे चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, ग्रेट चैनल है, इंग्लिश चैनल है। चैनल का मतलब होता है कि दो लैंड है, उनके बीच अगर वाटर जा रहा है, तो उस वही एक रास्ता बना देता है, उसी से होकर आपको जाना होता है। तो कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि इस व्यक्ति ने इंग्लिश चैनल पार कर दिया, इस व्यक्ति ने ग्रेट चैनल पार कर दिया। इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि वो एक रास्ते से दूसरे उस पे जा रहा था, और बीच में जल का जो था, तो उस जल को पार किया है। ये जल 1-2 किलोमीटर का नहीं होता, सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, ये छोटा मोटा रास्ता नहीं होता जल का। ये 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक होता है। ये बहुत लंबे चैनल होते हैं, वाटर पासवे जो होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो डिफाइन हुआ है। तो पाक जल संधि जो होती है वो स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट क्या होता है कि जल को ही जोड़ता है। एक क्षेत्र हमारा, जैसे भारत पे जल क्षेत्र पड़ रहा था, इधर श्रीलंका का पड़ रहा था, वो जल से ही जुड़ेगा, जुड़ेंगे दोनों जल से ही, और रास्ते को ही जल संधि कहा जाता है, क्योंकि जल नहीं जोड़ा उनको। तो हमारे बीच जो तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ा गया, उसे पाक स्टेट कहते हैं। ऐसे विश्व में बहुत सारे स्टेट हैं, अलग अलग जगहों पर, ठीक है। जब भारत के राज्य और यूटी की बात की थी, तो हमने कहा था आपसे कि भारत के स्टेट कितने थे, 28, यूटीज थी 8। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने आपको बता दिया है कि सबसे बड़ा कौन राज्य है हमारा, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी और गुजरात। ये क्रम बताया था। इवन आपको ये समझाया था मैप से कि क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी एक राज्य देकर के उसके स्पर्श वाले राज्य पूछा जा सकता है। जैसे आसाम कितने राज्यों से स्पर्श करता है, एमपी कितने राज्यों से स्पर्श करता है, कर्नाटक कितने से स्पर्श करता है, यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है। इवन आपसे अंतरराष्ट्रीय सीमा भी पूछी जा सकती है, यूपी से किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, ठीक है, बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और जब अंतरराष्ट्रीय सीमा होता है, तो वो यहां तक पूछते हैं कि जैसे चाइना है, तो चाइना के साथ भारत की किस राज्य की सीमा सबसे लंबी सीमा है, और किस राज्य की सबसे छोटी सीमा है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर स्टेट की बात की थी हमने, आपको बता दिया था नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो सब आपके 7 सिस्टर कहलाते हैं, ठीक है। तटीय भाग की हमने बात बताई थी, जो आपके समुद्री इलाके पड़ता है, गुजरात से लेकर उधर बंगाल तक पड़ता है, पश्चिम बंगाल तक ये पूरा पड़ता है। कितने राज्य पड़ते हैं, तो 9 राज्य पड़ते हैं। राज्य हमने गिना दिए थे आपको, गुजरात से लेकर के आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उधर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ऊपर जाएंगे आपको पश्चिम बंगाल। जब आप इसमें यूटीज में आएंगे, तो दादरा नगर हवेली दमन दीव उधर पड़ जाएगा, नीचे आप आएंगे लक्षद्वीप पड़ जाएगा, इधर आएंगे पुदुचेरी पड़ जाएगा, और एक अंडमान निकोबार जो हमारा यूनियन टेरिटरी तटीय उसमें आता है। तो 4 यूनियन टेरिटरी आ जाते हैं, और ये होता है। टोटल लंबाई हम पीछे भी बता चुके हैं। मुख्य भूमि से लगे तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें लक्षद्वीप और अंडमान नहीं है। क्यों, मुख्य भूमि पूछा गया है। जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं, तो वो फिर ये हो जाता है, लक्षद्वीप और अंडमान को जब आप जोड़ते हैं उनकी तटरेखा, तो ये वैल्यू आती है। दोनों को जोड़ा जाता है तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल हमारे भारत की तटरेखा ये बोली जाती है। मुख्य भूमि वाली ये है, लक्षद्वीप और अंडमान का ये है, सबको जोड़िए 7516। अगर आप 15,200 किलोमीटर जो स्थलीय सीमा थी, और इसमें जोड़ दीजिए 7516.6, तो ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 22,000 समथिंग आ जाएगा। क्लियर है, 22,700, 22,716, ये टोटल हमारी बाउंड्री लाइन आ गई भारत की, जिसमें स्थल जोड़ लीजिए आप, ठीक है, 15,200 किलोमीटर वाला जोड़ लीजिए, ये टोटल आती है लाइन।
सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की पड़ती है? गुजरात की पड़ती है, सबको पता है, 1214.7 किलोमीटर। दूसरे में कौन आता है? आंध्र प्रदेश आता है, 937.7। सबसे छोटी तटरेखा गोवा की पड़ती है, ठीक है ना। पूर्वी एवं पश्चिमी तट, ये हमने आपको बताए थे जब आपको हमने डायग्राम बनाया था ये वाला, तब आपको बताया था कि यहाँ पर आपका क्या पड़ता है, पश्चिमी घाट पड़ता है, इधर आपका पूर्वी घाट पड़ता है। यही आपका पश्चिमी तट होता है इस साइड, और इस तरफ होता है पूर्वी तट, ठीक है। पश्चिमी तट आपका ये पूरा गुजरात से लेकर के नीचे तक तमिलनाडु तक जाता है। पूर्वी तट यहाँ तमिलनाडु से लेकर ऊपर पश्चिम बंगाल तक जाता है। पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया था। वो 3 भाग कौन से थे इसके? एक गुजरात वाला प्रदेश था, पश्चिमी तटीय मैदान था नीचे, और नीचे आपका ये पूर्वी तटीय मैदान। ये 3 भागों में पूरा घाट बांटे गए थे। पश्चिमी तटीय मैदान भी 3 भागों में बांटा गया था, गुजरात से लेकर के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कोंकण तट होता है। कोंकण तट मुंबई से लेकर गोवा तक ये कोंकण तट था। फिर नीचे कनारा तट था, गोवा से लेकर मंगलुरु तक, और मंगलुरु से लेकर नीचे केरल के नीचे तक ये मालाबार तट था। यहाँ पर जब पूर्वी तटीय मैदान में आते हैं आप, तो नीचे यहाँ जब आप जाते हैं तमिलनाडु से ऊपर की तरफ जब बढ़ते हैं आप कृष्णा नदी तक, ये कृष्णा नदी का फ्लो चल रहा है, तो यहाँ नीचे तक ये होता है कौन सा आपका? कोरोमंडल तट। और जब आप कृष्णा नदी से ऊपर पहुंच जाते हैं महानदी तक, तो महानदी तक जब आप जाते हैं तो उसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, नॉर्दर्न, ठीक है। ये सब तट के बारे में हमने आपको डिफाइन किया था ये डायग्राम के थ्रू। मालाबार तट नीचे बताया था, कोरोमंडल ऊपर बताया था, ऊपर ये उत्तरी सरकार तट था, ठीक है, इधर सब ये सारी चीजें डिफाइन की थी। फिर लास्ट में हमने आपको बंदरगाह बताए थे। पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से थे आपके? तो यहाँ से जो राज्य पड़ेंगे वही पड़ेंगे। तो गुजरात में आपका कौन सा था? कांडला, मुंद्रा, सिक्का, ओखा। महाराष्ट्र में कौन था? मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, जंजीरा। कर्नाटक में उडुपी। गोवा में क्या था आपका? मुर्मुगांव। केरल में था कोचीन। पोत भंजक, जहां पर पोत तोड़ना या ऐसा काम होता है, वो आपका पोत भंजक जो है वो गुजरात सबसे फेमस है, ध्यान रखना है। पोत निर्माण में महाराष्ट्र भी काफी आगे है, जिसमें मजगांव एक डॉकयार्ड पड़ता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी का है ये, तो इसमें महाराष्ट्र पूछा गया है क्वेश्चन। कंटेनर पोर्ट का क्वेश्चन आ चुका है, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहला बंदरगाह कांडला, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पूर्वी तट में आप पूर्वी पूरब के जो राज्य होंगे, नीचे से शुरू करिए तमिलनाडु से, एन्नौर पड़ता है, तूतीकोरिन पड़ता है, चेन्नई बंदरगाह, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, भूमि में काफी अंदर तक गिरा हुआ। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है, ये नीचे वाला, ठीक है। बहुत सुरक्षित पोर्ट माना जाता है विशाखापट्टनम का, हमारा नेवी का कमांड सेंटर भी है विशाखापट्टनम। उड़ीसा में अगर आप देखें तो पारादीप पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया और कोलकाता, कोलकाता के लिए एक पॉइंट है नदी बंदरगाह, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो जिन लोगों का पीछे का कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ था, हमने इसको थोड़ा सा आपका रिवाइज करा दिया है, इसको आप पीडीएफ से पढ़ते रहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। कोशिश करिए बार बार रिवाइज करिए, जितनी बार आप रिवाइज करेंगे वो टिप्स पे आ जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है अब जो देखो मेन राज्य वगैरह तो हमने देख लिया। आते हैं जरा हम द्वीपों पर, बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं और जो अरब सागर में, यानी हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की और लक्षद्वीप की, जो मेन पॉइंट होगा। चलिए तो हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में सबसे मेन जो द्वीप समूह आता है वो कौन सा आएगा? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। टोटल द्वीप जो हैं, टोटल द्वीप हैं 572, टोटल द्वीप हैं 572, ठीक है। जिसमें से 520 अंडमान में पड़ता है, और 22 जो पड़ते हैं नहीं 520 नहीं हुआ, 550 हुआ ना, 550, और जो 22 पड़ते हैं वो निकोबार में पड़ते हैं। तो अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है उसमें आपका 550 जो पड़ते हैं वो आपके पड़ते हैं अंडमान में, और जो 22 पड़ते हैं वो निकोबार में पड़ते हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है? अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है,
अच्छा, एक्चुअल में इसका नाम है लघु अंडमान। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन। इसका नाम है कार निकोबार, ये जगह का नाम है। निकोबार में एक जगह है कार, तो कार निकोबार वो जोड़ता है डायरेक्ट। और अंडमान में एक जगह है लघु, तो लघु अंडमान को कार निकोबार से जोड़ता है। चैनल हमने बता ही दिया, ये दोनों द्वीप टाइप के हैं, बीच में जल है, वहीं से होकर के जाता है, उसी को 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। 10 डिग्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो स्थिति है, जो इनकी स्थिति है, देखो कोशिश करते हैं बता दें आपको ये क्या है। यहाँ पर भूमध्य रेखा बहुत नीचे है, ठीक है, भूमध्य रेखा इधर कहीं है, भारत के काफी नीचे है। और भूमध्य रेखा जो है आपका वो 0 डिग्री का है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री है। अंडमान आपका इधर कहीं पड़ता है, तो यहाँ से जो दूरी है 0 डिग्री से, ये दूरी ही 10 डिग्री है, इसीलिए इसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो यहाँ पर जो अंडमान है और नीचे जो निकोबार है, ये जो जल का स्थान है वो 10 डिग्री पे पड़ता है। ये 10 डिग्री भूमध्य रेखा से लिया गया। इधर जब लक्षद्वीप में आओगे तो यहाँ जो चैनल पड़ेंगे वो 8 डिग्री और 9 डिग्री का पड़ेगा। तो यहाँ से भूमध्य रेखा के जब थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो इधर 8 डिग्री का चैनल पड़ जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री नीचे है। और इससे ऊपर जब जाओगे तो इधर आपका 9 डिग्री का चैनल पड़ जाएगा। ठीक है, ये है मेन पॉइंट। तो ये भूमध्य रेखा क्योंकि भारत से नहीं जाता, भूमध्य रेखा नीचे है, और भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, तो भूमध्य रेखा से ऊपर है हमारे ये सब। क्लियर हो गया सबको? इसलिए वो 10 डिग्री आता है, वो पोजीशन है उस चैनल की कि कहाँ पर वो स्थान है। तो इस तरह से हमने इस चीज को समझने की कोशिश की। अच्छा, यहाँ पर आप समझ गए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्लियर हुआ। बंगाल की खाड़ी का सबसे मेन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल द्वीप है 572, जिसमें से 550 अंडमान में है, 22 है निकोबार में। लघु अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अंडमान का सर्वोच्च शिखर, अंडमान में जो सबसे पर्वत ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंचाई पर है, वो है आपका सैडल पीक। अच्छा, आपको अगर याद हो तो सैडल पीक एक नेशनल पार्क भी है। जब नेशनल पार्क पढ़ाए थे, सैडल पीक अंडमान में पड़ता है। ठीक है ना? तो सैडल पीक ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान की। ठीक है, निकोबार का सर्वोच्च शिखर, तो निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर। ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ठीक है, तो अंडमान का जो सर्वोच्च शिखर है वो सैडल पीक कहलाता है, निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है वो माउंट थुलियर कहलाता है। ठीक है, माउंट थुलियर कहलाता है। यहां पर एक द्वीप पड़ता है, बैरन द्वीप पड़ता है। ये एक्टिव ज्वालामुखी है। वोल्केनो, ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जा चुका है। बैरन द्वीप क्या है, या ये पूछा गया कि भारत में जो एक्टिव ज्वालामुखी है वो कहाँ पर है। अंडमान सागर में पड़ता है एक्टिव वोल्केनो, जो अंडमान का पार्ट है, बैरन द्वीप बोलते हैं उसे। ठीक है, एक दूसरा है जिसे बोलते हैं नारकोंडम। ये एक्टिव नहीं है, मतलब अब ये खत्म हो चुका है, ये एक्टिव नहीं है। जबकि बैरन द्वीप अभी भी एक्टिव है। ठीक है, बैरन द्वीप अभी भी एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान में आपका पड़ता है। बांडूर नाम का एक है, बांडूर। ये क्या है? बायोस्फीयर है। रॉबर केकरे के लिए प्रसिद्ध है। ये रॉबर्ट केकरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बायोस्फीयर जैव मंडलीय क्षेत्र होता है,
सबसे ज्यादा जो रॉबर केकड़ा है, ये असल में बहुत विलुप्त होने वाला मतलब टाइप का है, और ये हर जगह नहीं मिलता रॉबर केकड़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और बहुत बड़े केकड़े होते हैं हमारे, ये जो केकड़े हैं ना इससे बहुत विशाल होते हैं, ये बड़े केकड़े होते हैं काफी। तो रॉबर केकड़े जो मिलते हैं वो आपके यहीं पर मिलते हैं, कहाँ पर? बांडुर, बांडुर पड़ता है, बांडुर। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। एक टर्म है डंकन पास, एक दूसरा टर्म है कोको चैनल, तीसरा है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट तो आप समझ ही गए हैं। देखो डंकन पास कहाँ पड़ता है? लघु अंडमान और लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। कोको चैनल कहाँ मिलता है? कोको द्वीप, म्यांमार में पड़ता है, प्लस उत्तरी अंडमान। पाक स्टेट कहाँ है? तमिलनाडु, श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज है, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। एडम्स ब्रिज के उत्तर में पाक स्ट्रेट और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। ये श्रीलंका के लिए बात हो रही है। तो तमिलनाडु जो हमारा है, तमिलनाडु जो श्रीलंका है, वो कोको द्वीप को जवाहरलाल नेहरू ने म्यांमार को गिफ्ट में दे दिया था। अब म्यांमार चाइना को लीज पर दे दिया है। हाँ, ये तो चल ही रहा है भाई। अब वो ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू जी गए तो अब काहे को पीछे का सोच रहे हो? सर एक्टिव है मींस अभी भी उसमें मैग्मा और भी मटेरियल निकलते हैं। देखो पिछली बार जो एक्टिव हुआ था, ये मतलब जो जो निकला था मैग्मा बैरन द्वीप से, 18वीं शताब्दी में निकला था, 1787 के आसपास निकला था। उसके बाद से नहीं हुआ है, लेकिन एक्टिव है, निकल सकता है। ठीक है, तो जो अंतिम बार जो जो उसमें से उद्गार हुआ था, बाहर ज्यादा निकला था, वो 1787 के आसपास निकला था। बट बुझा नहीं है, एक्टिव है वो, यही कभी भी हो सकता है, मतलब ये है। ठीक है, चाइना को क्यों दे दिया है म्यांमार ने? अरे यार, सबको जीना खाना पीना है। चाइना का बाउंड्री लगता है म्यांमार से, देखिए नहीं हो चाइना कहाँ तक है। अब जिसके पास ताकत है तो ताकत दिखाएगा ना, जिसके पास ताकत हो ताकत तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई आपकी। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, तो जरा लक्षद्वीप की बात करते हैं। इसमें 10 डिग्री चैनल क्लियर हो गया, सारे चैनल क्लियर सबको? कुछ मेन मेन पॉइंट हमने बता दिया आपका।
तो बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में आपको अंडमान निकोबार हो गया, 572 हो गए, 550 अंडमान में, 22 निकोबार में। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? लघु अंडमान को कार निकोबार से। चैनल समझ गए आपके। दो लैंड भूमि होगी, उनके बीच जो जल का रास्ता होता है पासवे वाटर वाला, वो चैनल कहलाता है। अंडमान का सर्वोच्च शिखर कौन है? सैडल पीक है। निकोबार का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट थुलियर है। ठीक है। अंडमान में एक बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, नारकुंडम जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यहाँ पर एक बायोस्फीयर क्षेत्र है जो बांडो नाम से, यहाँ पे केकड़ा जो बहुत फेमस है। एक डंकन पास है या डंकन चैनल समझ सकते हो। लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये शब्द याद रखने हैं, भूल मत जाना। कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार का है, उत्तरी अंडमान इन दोनों के बीच बनता है। पाक स्टेट, तमिलनाडु और श्रीलंका। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक एडम्स ब्रिज है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु का जो रामेश्वरम है वो यहीं पर है, पम्बन द्वीप बोलते हैं, जो तमिलनाडु से लगता है, वहीं पर रामेश्वरम है। और फिर है आपका एडम्स ब्रिज, पाक स्टेट थोड़ा सा ऊपर है उसके, और नीचे ये है। देखो भारत का जब हम नक्शा बनाए थे आपको, तो यहीं पर वो पॉइंट है। जैसे ये मान लो एडम्स ब्रिज है, तो एडम्स ब्रिज के इधर पार्ट में पाक स्टेट कनेक्ट होता है, नीचे पूरी मन्नार की खाड़ी है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी भी है, यहीं श्रीलंका है, तो ये बीच में आपका एडम्स ब्रिज कहा जाता है। यहीं पर पंबन द्वीप है, एडम्स ब्रिज पर ही, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पंबन द्वीप है, वहीं पर रामेश्वरम है। तो रामेश्वरम वहीं पर स्थित है आपका, पंबन द्वीप पर, और वो एडम्स ब्रिज पर ही है। तो इस तरह से हमने चीजें देख ली। चलिए अब बात कर लेते हैं एक चैनल की जिसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये कनेक्ट करता है मिनिकॉय को और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कह रहे मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव, इनको कनेक्ट करता है 8 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसे कनेक्ट करता है? मिनिकॉय नीचे हो गया ना, तो ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय को करता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल है, जबकि आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री चैनल को हम डिफाइन कर चुके हैं। अरे लघु अंडमान, दक्षिण अंडमान, कोई भी अगर द्वीप ऐसे फैला हुआ है, कोई भी द्वीप अगर ऐसे फैला है, तो ये उत्तरी नहीं हो गया, उत्तरी अंडमान। नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी अंडमान। अरे सिंपल चीज होती है, आप ऐसे डायरेक्शन को देखा करो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो कोई द्वीप अगर ऐसे फैला होगा, तो ये पोर्शन उत्तरी होगा, नीचे वाला क्या होगा? दक्षिणी होगा। बाकी जो ग्रेट है, लघु है, वो छोटे और बड़े साइज के हिसाब से होगा कि कहाँ पर है वो। पोर्ट ब्लेयर के पास पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? फटाफट, अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? अभी अभी तो बताए, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग अरब सागर वाला। तो अरब सागर की तरफ अगर हम जाएंगे तो सबसे मेन हमें क्या मिलेगा? लक्षद्वीप मिलेगा। 36 द्वीपों का समूह है, 36 द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती। लक्षद्वीप मेनली किससे बना हुआ है? जो पॉइंट बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं आपके, लक्षद्वीप कोरल रीफ से बना है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन से द्वीप हमारे भारत के कोरल रीफ से बने हैं? लक्षद्वीप। इसका पूरा क्षेत्रफल बहुत कम है, 32 वर्ग किलोमीटर बस। लक्षद्वीप 32 वर्ग किलोमीटर, इतने में फैला।
लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप के नाम से जानते थे। उन्नीस सौ तिहत्तर में लक्षद्वीप नाम पड़ा। तो पहले एक्चुअल में लक्षद्वीप को 3 द्वीपों के उससे जाना जाता था, मतलब मेन नाम पड़ता था लकाद्वीप, अमीनी द्वीप और आपका पड़ता था मिनिकॉय। बट सबको मिलाकर अब एक शब्द आ गया है लक्षद्वीप, सब उसी के अंदर हो गए। ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है। नोट कर लीजिए। अरब सागर के द्वीप, तो अरब सागर के द्वीप में हमने एक पहला द्वीप बताया आपको लक्षद्वीप। जो अरब सागर के द्वीप में हमने आपको एक बताया लक्षद्वीप। क्या नोट हो गया? नोट हो गया। दूसरा लिखिए अरब सागर में एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप मुंबई से 10 किलोमीटर दूर। अरब सागर की तरफ पानी में मुंबई मेन से 10 किलोमीटर दूर है। तीसरा सालसेट द्वीप। ठीक है। इसी द्वीप पर मुंबई और थाने स्थित है। इसी द्वीप पर मुंबई और थाने बसे हैं। जो मुंबई शहर है और थाने, वो सालसेट द्वीप पर बसा है। सालसेट आपका अरब सागर का द्वीप पड़ेगा और एलिफेंटा द्वीप वहां पर पड़ेगा। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चीज बता रहा हूँ। सर क्रीक क्षेत्र 96 किलोमीटर दलदली क्षेत्र है। वैसे ये मेन अरब सागर में नहीं है, ऊपर है थोड़ा सा, कच्छ के रन में है। तो इसको चौथा पॉइंट ना लिख करके बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, कच्छ के रन में स्थित सर क्रीक कच्छ के रन में स्थित है ये। ठीक है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का कारण। असल में ये सिंध तक फैला हुआ है। सिवन सिंध तक फैला हुआ, पाकिस्तान का जो सिंध क्षेत्र पड़ता है। देखो हमने आपको गुजरात का कच्छ का रण वगैरह वाला क्षेत्र बताया हुआ है, आप थोड़ा मैप को अपने रिवाइज करते रहा करिए। जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है कच्छ का रण, इधर वाला क्षेत्र। तो ये बहुत लंबा दलदली क्षेत्र है जो सिंध तक चला जाता है, ये इधर तक चला जाता है ये। तो पाकिस्तान क्या कहता है कि ये मतलब हमारा एरिया है और ये है, तो रास्ता देना न देना इस चीज को लेके बहुत बवाल है। अभी हमारा अधिकार है इस पर, अभी भारत का है।
लेकिन पाकिस्तान बार बार इस पर अपने अधिकार को जताता है कि ये जो सरक्रीक क्षेत्र है ये हमें दे दीजिए, हमारे पार्ट का ये रहेगा। तो ये विवाद का हिस्सा बना हुआ है, तो एक सीमा विवाद का कारण ये है हमारा सरक्रीक क्षेत्र, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चैनल हमने आपको समझा ही दिया क्या था। ठीक है, चैनल में कोई दिक्कत तो नहीं है। एक तरफ हमारा क्या है, लैंड है, और दूसरी तरफ भी हमारा क्या है, लैंड है। इनके बीच से जो जल जाता है एक सीमा रेखा बनाएगा, ये एक पासवे बनाएगा, वाटरवे बनाएगा। ब्रॉड वाटरवे, इसी को बोलते हैं चैनल। ठीक है, इसी को बोलते हैं चैनल। और जब हम स्ट्रेट की बात करते हैं, स्ट्रेट जल संधि, तो एक तरफ भी हमारा जल क्षेत्र होगा, ये ओशन हो सकता है, और भी कोई हो सकता है क्षेत्र, ठीक है, वो हो सकता है। दूसरा, दूसरी तरफ भी जल क्षेत्र हो सकता है। इन दोनों के बीच में जो पाथ बनेगा, वाटरवे बनेगा, नैरो वाटरवे, इसे बोलेंगे स्ट्रेट। इसका मतलब जो चैनल होता है वो ज्यादा चौड़ा होता है, चैनल का जो चौड़ाई होता है वो ज्यादा होता है ब्रॉड, जबकि जो स्ट्रेट होता है वो चैनल के कंपेयर में उतना चौड़ा नहीं होता। एक और चीज हम बता देते हैं आपको थोड़ा सा जानने के लिए। देखिएगा, कभी कभी जब कोई इलाका है, जैसे समुद्री इलाका है, अगर समझना जरा, तो समुद्री इलाके पे जो जमीन होगी वो बिल्कुल सीधी रेखा में तो नहीं हो सकता। भाई समुद्री तटीय इलाका होगा तो उसका जो जमीन होगा वो कुछ अलग अलग तरीके से फैला होगा ना, मान लो ऐसे ऐसे गया हुआ है, फिर कुछ ऐसा पार्ट हो गया है। ठीक है ना, ये जमीन है, स्थल भाग है, ये समुद्री, ये समुद्र है। तो क्या जरूरी है, जैसे तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु के नीचे आपका वो सागर है, तो क्या जरूरी है कि बिल्कुल बाउंड्री एकदम सीधी होगी उसकी? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ हो सकता है, मतलब कुछ कहीं पर पास होगी जमीन, फिर कुछ ज्यादा दूर तक चली गई होगी, तट रेखा ऐसे बन रही होगी स्थल से जो बना रहा होगा। तो यहां पर एक सीधी रेखा मान ली जाती है, एक काल्पनिक रेखा यहां से ड्रॉ कर ली जाती है, इस पूरे को मिलाते हुए, इसको छोड़ते हुए एक काल्पनिक रेखा बना ली जाती है। इस काल्पनिक रेखा को कहा जाता है आधार रेखा, बेस लाइन। तट रेखा कह सकते हो, तट रेखा। अब क्योंकि हम हर जमीन से थोड़े ना कर पाएंगे कि हम लाइन ऐसे ऐसे खींचे, यहां लेके जाए फिर ऐसे लेके जाए, नहीं। तो एक सीधी रेखा मान ली जाती है अपने क्षेत्र से पूरा, क्योंकि ये समुद्री इलाका चलेगा तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और इसको हम एक रेफरेंस पॉइंट में मान लेंगे 0। इसके अंदर का जितना जल होगा, ये बीच बीच में जो जल भरा होगा, भाई जल अंदर तक तो होगा ना, जहां जमीन थोड़ी दूर तक होगी तो जल पता चला वहां अंदर तक जा चुका है। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? हेलो? अरे गंगा नदी के किनारे गंगा नदी के लिए जगह देखे होगे क्या, सारे एक ही लाइन में है क्या पूरा? नहीं है ना, जो उसके घाट है कहीं पता चला अंदर तक पानी चला गया है, कहीं बिल्कुल आगे ही है। समझ गए? तो नदी के किनारे ऐसे ही होते हैं, कोई बाउंड्री नहीं खींच सकते एक सीधी लाइन की, बस इसके आगे पानी नहीं जाना है हमने, बस यहीं से लौट जाओ, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अंदर का जो जल होता है इसे बोलते हैं आंतरिक जल, मतलब जहां पर बेस सीधी लाइन मान ली जाती है, और जहां पे जमीन का इलाका होता है तो इसके पूरे अंदर तक का जो पार्ट है इसे आंतरिक जल बोलते हैं।
इसे बोलते हैं आंतरिक जल। ठीक है, इसको जीरो रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, एक जीरो पॉइंट मान लेते हैं। इसी से थोड़ी दूरी पर एक लाइन और काल्पनिक रेखा खींची जाती है, थोड़ी दूरी पर समुद्र में। अब ये समुद्र में एक रेखा खींची जाती है इससे थोड़ी दूरी पर, ये होगा 12 नॉटिकल माइल पर। इसको हमने जीरो मान लिया है। इससे 12 नॉटिकल माइल पर, तट से 12 नॉटिकल माइल, क्योंकि समुद्री जो होती है दूरी नॉटिकल माइल में होता है। एक नॉटिकल मील या नॉटिकल माइल जो होता है 1.8 किलोमीटर। तो जो हमारी बेस लाइन है, आधार रेखा जो एक काल्पनिक मानी गई है, उससे 12 नॉटिकल माइल समुद्र के अंदर एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है। इस रेखा को कहा जाता है कंटिगुअस। इस क्षेत्र को कहा जाता है कंटिगुअस। सॉरी, अभी तो जल होगा ना इसके बीच में, अभी तो जल होगा, तो ये जल होता है। ठीक है ना। तो 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक सागर कहा जाता है, मतलब हमारा है, ये प्रादेशिक सागर है। और 12 नॉटिकल माइल के बाद एक और लाइन ड्रॉ की जाती है। ये सागर है, ये समुद्र का पोर्शन चल रहा है पूरा, ये होता है 24 नॉटिकल माइल पर। आपको हम अपने समुद्री इलाके के बारे में बता रहे हैं कि जहां पर जैसे तमिलनाडु का क्षेत्र पड़ रहा होगा तो कितनी दूरी तक हमारा प्रभाव चल रहा है, वो हम समझा रहे हैं। ये वाला पोर्शन कहलाता है कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन, अविच्छिन्न मंडल। अविच्छिन्न मंडल, ठीक है। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल, इसको मान लेते हैं। तो यहां से लाइन लेकर यहां से यहां तक, ये हो गया 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, यहां से यहां तक हो गया 12 नॉटिकल माइल, और यहां से लेके यहां तक हो गया 24 नॉटिकल माइल। तो ये हमारे समुद्री इलाके को डिफाइन किया गया है। तो ये जो इलाका पड़ता है पूरा 200 नॉटिकल माइल तक, 200 नॉटिकल माइल तक जो पूरा इलाका पड़ता है हमारा, पूरा मिला लिया जाएगा तो 200 नॉटिकल माइल तक डबल ईजी कहा जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो समुद्र में 200 नॉटिकल माइल तक जो आपका रहता है वो, उसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहां तक हमारा अधिकार होता है समुद्र में, यहां तक हमारा अधिकार होता है, इसके बाद हमारा अधिकार नहीं होता। इस 200 नॉटिकल माइल के बाद यह उच्च सागर कहलाता है। अब ये सब उच्च सागर हो जाएगा। इधर के बाद 200 नॉटिकल माइल तक हमारा सब कुछ अधिकार चलता है। उसके बाद उच्च सागर पड़ता है जिसमें ये विश्व का माना जाता है, ये अंतरराष्ट्रीय बोला जाएगा। 200 नॉटिकल माइल के बाद ये सब अंतरराष्ट्रीय सागर कहलाता है। अब इसमें कई देशों के जहाज चलते हैं, चाइना का जहाज आ सकता है, भारत की जगह दूसरी देश का जहाज आ सकता है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल तक हमारा पूरा अधिकार रहता है। हमारे जो रिसर्च वगैरह होते हैं वो ज्यादातर इकोनॉमिक जोन में होते हैं, ये बाद वाले क्षेत्र में होते हैं, अनुसंधान होते रहते हैं। तो इसमें रिसर्च होता रहता है, ठीक है ना। अगर कोई हमारे अविच्छिन्न मंडल में आ गया, कोई जहाज आ गया, कंटिगुअस जोन में आ गया,
तो उसे सीमा शुल्क ले लिया जाएगा तुरंत, भैया पैसा दो नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। हमारे क्षेत्र में अगर वो आ गया, इस क्षेत्र में कंटिगुअस जोन में, सीमा शुल्क देना पड़ेगा, पैसा दिए बिना परमिशन लेनी पड़ेगी, ये सब देखना पड़ेगा उसे, तभी ऐसा वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम करते हैं, इस तरह से चीजें डिफाइन होती हैं। तो पॉइंट आपको क्या रखने हैं वो ध्यान रखिएगा। पूछा क्या जाता है कि जो हमारी तटीय इलाका है, स्थल भूमि है, और जो हमारा आधार रेखा खींचा जाता है जल में, उन दोनों के बीच के जल को क्या कहा जाता है? तो तट और बेस लाइन के बीच के जल को आंतरिक जल कहा जाता है। फिर पूछेगा कि जो आपका बेस लाइन है, बेस लाइन से आधार रेखा से जो 12 नॉटिकल माइल तक की दूरी है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे प्रादेशिक सागर कहा जाता है। फिर कहेगा 24 नॉटिकल माइल तक को क्या कहा जाता है? उसे कंटिगुअस जोन कहा जाता है। 200 नॉटिकल माइल तक क्या कहा जाता है? डबल लीजिए, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको बना लीजिए। ठीक है, मेन मेन पॉइंट इसको नोट कर लीजिए, जो जो हमने बोला है। बेस लाइन, उनके बीच में आपका आंतरिक जल, बेस लाइन से आगे 12 नॉटिकल माइल तक आपका प्रादेशिक जल, फिर 12 नॉटिकल माइल के आगे जब 24 नॉटिकल माइल तक जाएंगे आप, तो वो आपका कंटिगुअस जोन। 200 नॉटिकल माइल तक आपका होता है एक्सक्लूसिव जोन। उसके बाद उच्च सागर शुरू हो जाता है। उच्च सागर में किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, उसके बाद फिर वो सबका हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सागर माना जाता है वो। उसमें फिर आपको सीमा शुल्क वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, इस तरह से ये चीजें चलती हैं। हो गया स्टूडेंट्स? समर, ब्रजेश, रिंकी, श्वेता, ठीक है, विनय है, जयप्रकाश है, अभिषेक, रविंद्र, अनिल, रेडमी, जय, जयकेश, दुर्गेश, गैलेक्सी, श्वेता चौधरी, तीलम राम, आलम, संतोष, प्रेषिका, सत्यजीत, ब्रजेश, अनुराग, रेडमी, शिवरतन, अवंतिका, अंजलि, रेडमी, पोको, पोको अभी पोको खेल रहा है, श्रद्धा तिवारी, सूरज, निधि, मनोज, इरफान, साहिम, नेहा, अंकुल, देवेंद्र, ऋषभ। सब लोग जग रहे हो? जग रहे हो सब लोग? बंद करके आराम हो रहा है? हम्म, जग रहे हैं सब। अच्छा, अच्छा, एक नियम लगाएं कि ना लगाएं कि हमेशा वीडियो ऑन ही रहे? हैं, लगा दें? तुरंत गायब होना शुरू हो जाएंगे सब। कोई बात नहीं, 10 रहेंगे, 10 को पढ़ाएंगे, हमें क्या करना, बाकी रिकॉर्डिंग देखो। रिकॉर्डिंग तुरंत अपलोड होता नहीं है। पहला वाला रिकॉर्डिंग अपलोड हुआ है कि नहीं? पहला वीडियो पहला हो गया, पहला दूसरा सब हो गया। चलिए, जरा से हम आपको अपना पीडीएफ दिखा देते हैं। चीजें हमने बेसिक बता दी आपको, चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, जरा हम पीडीएफ आपको बता दें ताकि आपको दिक्कत ना आए पढ़ने में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की जब हमने बात की थी, तो इसका मुख्य द्वीप कौन सा है आपका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।
और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। इस 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई कितनी है? 150 किलोमीटर। बताया था ना हमने आपको कि वो जल जरूर है, लेकिन ये छोटा मोटा नहीं होता है। मतलब 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई होती है, तो ये केवल 10 डिग्री चैनल ही 150 किलोमीटर चौड़ाई का है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक कहा जाता है, जो 732 मीटर का है। और दिगलीपुर एक जगह पड़ती है अंडमान में, ठीक है, उत्तरी अंडमान का पार्ट है ये। ज्यादा डिटेल आपकी पीडीएफ में है, अब सब हम वहीं लिखेंगे तो फिर पीडीएफ में क्या करोगे? हमने मेन आपको बताया कि अंडमान द्वीप समूह का कौन है सर्वोच्च शिखर? सैडल पीक है, ठीक है ना? ओके, नीचे आइए आप। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट कुलियर, जिसकी हाइट कितनी है? 642 मीटर। ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर पड़ता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 572 है, ये सब आपको क्लियर हो गया है। बैरन द्वीप, पहला रिकॉर्डेड उद्गार इसका बताया था, बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ये एग्जैक्ट सिचुएशन बताई गई है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? जो ज्वालामुखी है। तो जो अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, ठीक है। नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप कहाँ पड़ता है? अंडमान सागर में प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। एक मिनट देखे कौन है। ठीक है, तो ये नारकोंडम द्वीप पड़ता है आपका वहां पर, प्रसिद्ध ज्वालामुखी वाला। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति, अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टाने हैं। मतलब अंडमान पर किस तरह की चट्टाने मिलती हैं? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर इस तरह की मिलती हैं। ये डिटेल है, जब मन करे मतलब थोड़ा सा तो डिटेल एक बार पूरा पढ़ लिया करिए, जिससे आपको थोड़ा सा बने। अराकान योमा क्या होता है? देखिए हमने आपको समझाया था शायद अराकान योमा के बारे में। यहाँ पर जब भारत की बात होती है इधर, तो इस साइड क्या है आपका? यहाँ पर ये सब, ठीक है। इसी क्षेत्र में पड़ती है एक पर्वत श्रेणी, अराकान योमा, ये वाला। ये हिमालय पर्वत श्रेणी का पार्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणी का पार्ट है। तो यही पहले बहुत मतलब दूर रहा होगा, इसी का कुछ पार्ट जो जा करके ये अंडमान निकोबार द्वीप बना दिया है, ये कह रहा है। तो आज की डेट में अगर स्थिति देखोगे अराकान योमा की, तो अंडमान वाला जो क्षेत्र पड़, सॉरी, अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है इधर है अराकान योमा। ये बहुत बड़ा पर्वत श्रेणी था, हिमालय का ही पार्ट था पूरा। हिमालय यहाँ से पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, नीचे तक फैला हुआ था, पूरा ये सब कवर था। तो उसी की कुछ पर्वत श्रेणियां जो गई, उसी ने द्वीप बना दिया ये अंडमान द्वीप का। तो वही लिखा हुआ है अराकान योमा, वह उसी का विस्तार होकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है, ठीक है। बांडुर समुद्री जैव मंडली प्रारक्षित क्षेत्र है, दक्षिण अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दुर्लभ बृहत्काय रॉबर्ट केकड़े के लिए प्रसिद्ध है, जो केकड़ा है, ठीक है। ये वो पॉइंट था जो हमने आपको बताया था एडम्स ब्रिज वाला। तो तमिलनाडु में स्थित है राम सेतु, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जली भाग के रूप में विस्तारित है। देखो हमने क्या समझाया आपको कि जो हमारा तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, ये वाला तमिलनाडु वाला क्षेत्र, और इधर था श्रीलंका, तो इसी पर बना हुआ है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, ये एडम्स ब्रिज ही राम सेतु ब्रिज है। अंग्रेज ने अपने नाम पर इसको एडम्स ब्रिज कर दिया, जिसको हम लोग राम सेतु ब्रिज कहते हैं, उसको लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। तमिलनाडु का जो सबसे आखिरी छोर है, तमिलनाडु का जो सबसे आखिरी छोर है पंबन द्वीप, एक पंबन द्वीप पड़ता है जहां पे रामेश्वरम है, और यहीं पे बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट जो रामेश्वरम का है वो है धनुषकोडी।
रामेश्वरम में ही आता है। तो रामेश्वरम में ही एकदम लास्ट एरिया जो इसका होता है उसे धनुषकोडी कहा जाता है। रामेश्वरम में जो सबसे लास्ट एरिया उसे धनुषकोडी कहते हैं, एकदम अंतिम पॉइंट। फिर धनुषकोडी से वही शुरू होकर के जाता है। तो यहाँ पूरा डिटेल दिया गया है कि तमिलनाडु में राम सेतु, जिसको आप एडम्स ब्रिज कह रहे हैं, एडम्स ब्रिज, भारत के पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है धनुषकोडी, वहां से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक को जाता है। तो ये पूरा डिफाइन किया गया है पूरी तरह से, ठीक है। डंकन पास क्या है आपका? लघु अंडमान दक्षिण अंडमान के बीच। कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय व मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के बीच। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के बीच, ठीक है। निम्न में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? मतलब अंडमान का जो ग्रेट निकोबार समूह द्वीप है उसके सबसे पहले पास कौन है? सुमात्रा द्वीप समूह। तो बोर्निया, जावा, श्रीलंका ये सब दूर माने जाते हैं। अंडमान निकोबार में जो ग्रेट निकोबार है उसके सबसे पास में सुमात्रा है, ठीक है। ये बात हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये डिटेल है, शॉर्ट में हमने कॉन्सेप्ट समझाया था आपको इसका। अरब सागर के जो द्वीप समूह उसमें लक्षद्वीप है, किधर पड़ेगा? केरल के मालाबार तट, मालाबार तट से थोड़ी दूरी, भाई नीचे केरल है ना। आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो ये मालाबार तट है, ये है मालाबार तट, मालाबार तट, ठीक है। और इधर पड़ता है लक्षद्वीप, इस साइड लक्षद्वीप पड़ता है। तो मालाबार तट से ये लक्षद्वीप कुछ दूरी पर है, 220 से 440 किलोमीटर, ठीक है। तो यहां से जब देखते हैं तो मिनिकॉय और अमीनी द्वीप कहा जाता था, बाद में इसका नाम पड़ गया लक्षद्वीप। ये प्रवाल द्वीपों से बने हैं, यानी कि कोरल रीफ से बने हैं। अरब सागर में केरल के कोच्चि तट, कोच्चि केरल में पड़ता है नीचे बिल्कुल, 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। मतलब इन्होंने डिस्टेंस बताई है कि केरल के कोच्चि तट से कितनी दूर पर लक्षद्वीप है। 220 से 440 किलोमीटर तक ये स्थित है। कुल द्वीपों की संख्या 36 है, क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। लक्षद्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है, उत्तर की तरफ जो द्वीप है वो अमीनी द्वीप है, और सबसे दक्षिणी जो है वो मिनिकॉय है। बाकी हम बता चुके हैं। कावरत्ती किसकी राजधानी है? लक्षद्वीप की राजधानी है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है लक्षद्वीप का? एंडोरॉथ है। एलिफेंटा द्वीप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई से 10 किलोमीटर दूर है। सालसेट द्वीप मुंबई और थाणे नगर इसी पर है, ठीक है। बाकी ये सब नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हैं, पढ़ना चाहे टाइम रहे तो पढ़ लीजिएगा। एसएससी में ये क्वेश्चन नहीं आता, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन आता है, ये पीसीएस में आता है, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में है। ये हर वो द्वीप का नाम लिखा हुआ है जो छोटी छोटी द्वीप पड़ती हैं। जैसे खंबात की खाड़ी में पड़ती है पिरम नाम की द्वीप। काठियावाड़ गुजरात में भैंसला नाम की द्वीप पड़ती है। दीव, बैंदा, नोरा, पीरतन, करुणबार कच्छ तट में पड़ता है, कच्छ के रण की तरफ। खड़िया बेट है। आलिया बेट नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे पड़ता है। बुचर, करंजा, फ्रास मुंबई के पास पड़ता है। भटकल, पिजन कॉक, सेंट मैरी। समय हो कभी पढ़ना हो डिटेल में तब पढ़ना हो, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये एसएससी में क्वेश्चन नहीं आता। ओके, ये वाले के बारे में हमने आपको डिफाइन किया था, सर क्रीक वाला, कोरी क्रीक, ये इसी को सर क्रीक कहते हैं। तो ये भारत पाकिस्तान के बीच मध्य विवादित है, कच्छ के रण में स्थित है। 96 किलोमीटर लंबा जली दलदली क्षेत्र है। भारत के गुजरात एवं पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है, ठीक है। यही चीज है। अब क्वेश्चन था आपसे, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन? मतलब वो, और द्वीप पर सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन है? मुंबई ही तो है भाई। द्वीप पर स्थित, देखो पणजी गोवा का ये भी स्थित है, पोर्ट ब्लेयर है, रामेश्वरम है और मुंबई है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जहां आबादी बड़ा क्षेत्र वो कौन है? मुंबई है। और कौन से द्वीप पर है ये? कौन बताएगा? मुंबई कौन से द्वीप पर है? जल्दी फटाफट, मुंबई कौन से द्वीप पर है? मुंबई कौन से द्वीप पर है? सोने वालों जग जाओ। मुंबई कौन से द्वीप पर है? सालसेट, नीचे लिखा हुआ है। दोनों क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, देख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। अरे सर्वाधिक आबादी वाला कौन होगा? मुंबई होगा। और मुंबई कहाँ पर है? सालसेट पे है। तो ये दोनों सेम ही क्वेश्चन पूछे गए थे। नीचे आपसे पूछा गया है, ये द्वीप पढ़ना चाहो ये पढ़ सकते हो, वैसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना। दीव वाला कहाँ पर द्वीप पड़ता है? गुजरात वाले क्षेत्र में पड़ता है, आपको बताया था हमने, फिर से मैप देख लो।
इधर पड़ता है दीव, दीव इधर पड़ता है। और ये वाला क्षेत्र क्या है, काठियावाड़ है, गुजरात का काठियावाड़ होता है ये, इसे बोलते हैं काठियावाड़ गुजरात का, ये वाला पूरा क्षेत्र। और यहीं पड़ता है दीव, तो दीव किधर पड़ेगा आपका, काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ेगा गुजरात के। द्वारका गुजरात में ही पड़ता है, अरब सागर क्षेत्र, द्वारका गुजरात में ही है ना, तो अरब सागर तक पे पड़ेगा। पीरम खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी बिल्कुल यहाँ पर है, इधर यहाँ पर, तो पीरम द्वीप वहां पे पड़ता है, पीरम द्वीप, ठीक है ना, पीरम द्वीप। और कच्छ की खाड़ी आपकी बेअंत है उधर, कच्छ की खाड़ी ये है, कच्छ की खाड़ी इधर पड़ता है, बेअंत सयोधर। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट याद करना था वो हमने लिखाया है, बाकी अपने पीडीएफ को पढ़ना जरूर है। पूरे का शॉर्ट में एक पॉइंट लिखा गया है जो हमने आपको दिखाया था। चैनल किसे कहते हैं, पीडीएफ में है ही आपके, एक भूमि इधर है, एक भूमि इधर है, इसके बीच से जो चैनल बनता है वही चैनल कहलाता है, जो जलीय मार्ग होता है। स्टेट क्या होता है, एक तरफ सागर है, लेक है, जल है, दूसरी तरफ भी है, और उनके बीच एक जल संधि होती है वाटर द्वारा। A channel is a broad open waterway that passes between two neighboring land masses. A strait is a narrow waterway that connects two larger bodies of water. जो दो larger bodies of water को connect करता है, narrow water, वो strait होता है। जो land masses को जोड़ता है वो channel होता है। ये स्थल था समुद्री किनारा। यहाँ पर ये लाइन जो थी ये हमने बताई थी आपको, ये आधार रेखा है क्षेत्रीय सागर की। इसके बीच में ये जो जल भरा था वो आंतरिक जल था। इसके बाद ये 12 नॉटिकल माइल तक जो क्षेत्र था वो आपका क्या था, प्रादेशिक, ये क्षेत्रीय सागर था पूरा। 24 नॉटिकल माइल तक क्या था आपका, अविच्छिन्न मंडल, कंटिग्यूअस जोन था। और 200 नॉटिकल माइल तक क्या बोला गया था, विशिष्ट आर्थिक मंडल, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसे हिंदी में विशिष्ट आर्थिक कहते हैं। 200 नॉटिकल माइल के बाद ये पूरा क्षेत्र उच्च सागर कहलाता है। उच्च सागर में सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है, सभी राष्ट्रों को समान अधिकार प्राप्त है 200 नॉटिकल माइल के बाद, ठीक है ना। चलो एक दृष्टि में लास्ट देखते हैं और ये पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो भारत का जो स्थिति और विस्तार है वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला वाला, भारत का स्थिति एवं विस्तार क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। भारत कहाँ लाई करता है, भौगोलिक स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, बता चुके। ज्यामितीय आकार कैसा है, चतुष्कोणीय है। इसका अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। रट गया होगा अब तक। ये हमारी का है, ये पॉइंट किसका है, इंद्राकोल का है। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट गौरमाता का है। 9725 किबिथु का है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समय नैनी से निकलती है और मिर्जापुर से होती हुई आगे बढ़ जाती है। भारत का भौगोलिक विस्तार, लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933, सारी वैल्यू रट गई होगी। हमारी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, एग्जैक्ट 15,106। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। हमारा क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां स्थान है। अब ये 10 की जनसंख्या वृद्धि, ये 2011 के हिसाब से है। जब 2011 का पॉपुलेशन लिया गया था उस हिसाब से किस परसेंटेज से हमारी जनसंख्या बढ़ रही थी, 17.5%। हर 10 साल में 17.5% जनसंख्या बढ़ गई हमारी। तो 10 की जनसंख्या वृद्धि, यानी कि इससे पहले 2000 कब किया गया होगा, एक में किया गया होगा, और 2011 में जब किया गया तो जो जनसंख्या 2011 एक में थी उसकी 17.5% जनसंख्या बढ़ गई 2011 में। कितना बढ़िया प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है ना, और कोई काम धाम नहीं है, खाली प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपका है जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। लिंगानुपात, ये सब 2011 के हिसाब से है, क्योंकि अभी की जनगणना हुई नहीं है। जब अभी की जनगणना होगी तो पता चलेगा। प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ये हमारा रहा जब 2011 की जनगणना हुई। तो 1000 पुरुषों का अगर जन्म हुआ है मेल का, तो उस पर 943 महिलाओं का हुआ। ये पूरे देश का एवरेज है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हरियाणा में सबसे कम है, जहाँ लड़कियों का प्रतिशत बहुत कम है। जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 382 व्यक्ति रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर में, इतने हर तरफ से।
तो इतने में 382 लोग हो गए अगर प्रति वर्ग किलोमीटर ले लिया जाए तो। 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो ये हमारे देश का है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में। कुल साक्षरता कितनी थी हमारी 2011 के हिसाब से? 74 दशमलव, पुरुष साक्षरता 82.5 के आसपास, महिला 65, बहुत कम थी। ठीक है, जब तक हमारा नया पॉपुलेशन नहीं आ जाता तब तक आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ठीक है, हमारे देश का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो कितना है? 10.7%। पहाड़ी क्षेत्र कितना है? 18.6। पठारी क्षेत्र कितना है? 27.7। मैदानी क्षेत्र कितना है? 43%। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य टोटल यूटी जोटी सब मिलाकर टोटल 18। तेल शोधन कारखाने कहाँ, ऑयल रिफाइनरीज जो है हमारी, 23। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, नेशनल हाईवे 599। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13। वैसे टोटल 12 है, पुराना डेटा, नया 13वां ये बन रहा है, अभी प्रस्तावित है, तो अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो यहां से आपका चल रहा है। इधर आइए, हमारे देश का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा नहीं राजभाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें काम होता है ऑफिशियल। ठीक है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पशु बाघ। तो रिवीजन जब करना हो तो आप इस एक पेज को एक बार जरूर देख लेंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जो पढ़े हैं। ठीक है, तो हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है स्टूडेंट। वो टॉपिक कौन सा हमारा कंप्लीट होता है? भारत का क्षेत्रफल, भारत क्षेत्रफल और स्थिति एवं विस्तार। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। ये हमारा कंप्लीट था। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब जाकर अब हम इसमें देखेंगे अगला जब शुरू होगा नेक्स्ट, प्राकृतिक प्रदेश। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? जैसे पर्वतीय क्षेत्र हिमालय वाला, नीचे गंगा का मैदान, और नीचे आओगे प्रायद्वीप पठार दक्षिण वाला, और फिर तट वगैरह, 4 भागों में बांटा गया है। वो पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, तो कुछ दिन तक वो चलेगा। ये अभी लंबा चलेगा रीजन, क्योंकि इसी में सब कुछ आएगा। पहाड़ आएंगे, पर्वत आएंगे, झील आएंगी, नदियां आएंगी, ये लंबा चलेगा। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, हेलो एवरीवन। सर जो पीडीएफ है क्या वो पूरा ज्योग्राफी का है? जी, आप अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं, आपके अगर जो क्वेश्चन आने हैं 7 क्वेश्चन आते हैं, आपके 6 बन जाएंगे। भाई 100% तो कोई नहीं बनता, 99% तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो जितना है उतने के लिए पढ़ लो। 132 पेज हैं, बाकी के लिए परेशान न हुआ करो। 132 पेज वो तो पढ़ा ना जा रहा है, हैं? बटोर ले सर, जितना बटोरना है सर, गड्डी बना ले सर। तो यहां तक आपका कंप्लीट है। कल हमारा शुरू होगा प्रादेशिक विभाजन, भारत का प्रादेशिक विभाजन। जो भारत को हमने विभाजित किया है, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण पठार, ये सब देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है आपका। 2 क्वेश्चन तो कम से कम फिक्स ही हैं। एक क्वेश्चन तो यहाँ फिक्स है बिल्कुल 100%, जो जितना पढ़ लिया आपने। एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक क्वेश्चन फिक्स है वहां से। 2 क्वेश्चन यहाँ से कम 2 क्वेश्चन, कम से कम। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन से। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, पर्वतीय पहाड़ में क्या अंतर है? पर कल बताएंगे। ठीक है, पहाड़ वगैरह में बताएंगे क्या अंतर है, पहाड़ पहाड़ी क्या होता है, पठार क्या होता है। जितना पढ़ाए हैं वो रिवाइज करिए स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। वीडियो ऑफ करने के लिए धन्यवाद आप लोगों का, जो लोग ऑन किए थे, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो।